लोहरा को आपने गोद लिया था, एक गांव था लोहरा तरौलिया का, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ चुनावी वादे रह गए और गोद लेकर के वो कभी उस तरफ पलटी नहीं। तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा ताकि हम भी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग आपसे मिल नहीं पाते, तो ये उनका सवाल है, जवाब अपनी जनता को। 2014 में मोदी लहर आई, मोदी लहर में देश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल किया, 14 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसी लहर में आप भी सांसद बनी। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, 19 में फिर चुनाव हुए, आपको फिर टिकट मिला। क्या कमी रह गई थी कि 19 में जनता ने नकार दिया, नीलम सोनकर को दोबारा देश की सर्वोच्च संसद में नहीं पहुंचाया, और जबकि पार्टी ने फिर 5 साल बाद भरोसा जताया है, तो उन कमियों को जो रह गई जिसकी वजह से 19 में चुनाव हारी थी, उनको कैसे दूर करेंगी, इसके लिए क्या लक्ष्य? जब मैं आई थी राजनीति में तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि राजनीति में चुनाव है या दाव पेच है या फिर मुझे चुनाव जीतना है या क्या करना, इस टाइप से मैं सोच के नहीं आई। पूरे आजमगढ़ की जनता और साथ साथ पूर्वांचल की जनता इस वादे को पक्का मान ले, बिल्कुल कैमरे पे हैं आप। बिल्कुल आप मान लें, और इसको आप होने के बाद भी आप, मेरा निवेदन है कि आप इसे जरूर दिखाइए। के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ था जिससे जनता को सीधे तौर पर एक सांसद के माध्यम से लाभ पहुंचा? मैं वही काम आपको बता रही हूँ कि जो माननीय गडकरी जी के द्वारा एक बड़ा काम लाई थी, जो 4 लेन का है, 4 लेन का था। एक मेरा काम रह गया है जिसे मैं उस समय मैं लाई थी रेलवे लाइन का। बड़े जोर शोर से सर्वे वगैरह कराया था आपने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जी। आजमगढ़ में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आजमगढ़ में 2 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी के पास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनको पार्टी ने भरोसा जताते हुए 4थी बार लोकसभा का टिकट दिया है, जबकि एक बार वो विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। बहुत सारे मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि 2014 में एक बार ये सांसद चुनी जा चुकी हैं। उनके उस कार्यकाल में इन्होंने किस तरह का काम किया है जिसकी वजह से जनता फिर से भरोसा करके इन्हें एक बार फिर मौका देगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो ढेर सारी बधाई आपको, पार्टी ने भरोसा जताते हुए 4थी बार आपको लोकसभा का टिकट दिया है। तो पार्टी के इस विश्वास को सही साबित करने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? जैसा कि आपने कहा कि मैं आगे क्या करूंगी, कैसे करूंगी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो कार्य करने की शैली है, वो आप सभी, क्या पूरा देश उससे अवगत है। हम लोगों का एक ही है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। जब सभी जनता के आशीर्वाद से मैं 14 में बनी थी सांसद, तो मैं अनेकों कार्य यहाँ पे की थी, जो आपके भी देखते होंगे, चाहे वो बनारस से लेके और वहाँ तक हमारे लोहरा होते हुए बस टांडा तक गया है 4 लेन। माननीय गडकरी जी के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। आज सभी लोग बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में कहना नहीं, और अनेकों ऐसे हमारे धार्मिक स्थल थे जिसपे 10 करोड़ का सेंसन किया था, उन लोगों ने उसमें कार्य किया था। बहुत सारी चीज़ें जो हुआ था माननीय योगी जी के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ था जिससे जनता को सीधे तौर पर एक सांसद के माध्यम से लाभ पहुंचा? मैं वही काम आपको बता रही हूँ कि जो माननीय गडकरी जी के द्वारा एक बड़ा काम लाई थी, जो 4 लेन का है, 4 लेन का था। एक मेरा काम रह गया है जिसे मैं उस समय मैं लाई थी रेलवे लाइन का। बड़े जोर शोर से सर्वे वगैरह कराया था आपने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने उसको कराया था, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो ये रेलवे का जो होता है लाइन का, इसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ, काम टेढ़ा है, समय तो लगता है, लेकिन चीज़ें 2014 में शुरू किया था आपने, 10 साल हो गए। नहीं, देखिए, मैंने 14 में शुरू जरूर किया था, उस कार्यकाल में ज़रूर शुरू किया था। बहुत सारे प्रोसीजरों को करके मेरे ही द्वारा उसको सर्वे कराया गया था, और सर्वे कराने के बाद से आपको बताऊं, आज भी उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य ये जो 24 का कार्यकाल होगा उसमें हमारे यहाँ रेलवे लाइन जनता ने मौका दिया तो इस तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा मोदी जी। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो पूरे आजमगढ़ की जनता और साथ साथ पूर्वांचल की जनता इस वादे को पक्का मान ले, बिल्कुल कैमरे पे हैं आप। बिल्कुल आप मान लें, और इसको आप
होने के बाद भी आप, मेरा निवेदन है कि आप इसे ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं जब इसको कराई थी बहुत ही टेढ़ी खीर थी कि इसको वहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़ना, लेकिन मैं इसको पूरी फाइल ले करके सबके साथ जाके मिलना जुलना, सारे मंत्री से, सेक्रेटरी से बहुत ही ज़ोर शोर से कर रही थी और लगी हुई थी, क्योंकि उतनी शिद्दत से कोई फिर दूसरा कोई नहीं लगता है, जो जनप्रतिनिधि होता है उस कार्य को लेके वही लगता है। तो वो रह गया बीच में, तो आप जान ही रहे, लेकिन मैं पूरा, मुझे यकीन है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे स्वीकृति हो जाएगी और ये कार्य होगा। यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट कट गया, कई सारे लोगों ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अगर पार्टी आप पर 4 बार भरोसा जताती है, विश्वास जताती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का फेद आप में है, आपके कार्यशैली को देख करके या जो भी है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र की जनता को बताएं कि आप किस तरह से जनता के लिए काम करेंगी और जो पार्टी का विश्वास है उस पर खरा उतरेंगी। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आप क्षेत्र में तो लगातार बनी रहती हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापक स्तर पर सरकार के द्वारा तो हुआ, लेकिन एक सांसद के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकती हैं, तो उन कामों को आप करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि मैं इस तरह का कोई आपसे शायद बोले या ना बोले, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं आई थी राजनीति में, तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि राजनीति में चुनाव है या दाव पेच है या फिर मुझे चुनाव जीतना है या क्या करना, इस टाइप से मैं सोच के नहीं आई थी। मैं इस तरह सोच के आई थी राजनीति में कि मैं आजमगढ़ में और मैं इसके लिए जितना कर सकती हूँ अपने इसके विकास के लिए, क्योंकि हर जगह मैं सुनती थी, चूँकि मैं बॉर्डर रोड्स में मेरे हस्बैंड कार्यरत थे, तो मैं हर जगह सुनती थी, तो लोग कहते थे अरे आजमगढ़ तो बहुत ऐसा है, बड़ा वैसा है। तो चूँकि आज हमारे मुख्यमंत्री जी इस परिभाषा को काफ़ी हद तक बदला भी है, लेकिन मेरा था कि सभी लोग अपना अपना करता है तो मैं भी करूँगी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं और जीतने के बाद से जितना कर सकती हूँ उसके लिए करूँ। चूँकि ये मेरी लोकसभा है, मुझे अपना परिवार जैसा लगता है और मुझे लगता है कि ये जो लोकसभा का एक एक परिवार मुझे अपना लगता है। चूँकि मैं महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसे ये परिवार है उसी तरह ये भी मेरा परिवार है और इसको सजाने, संवारने और इसको विकास तक ले जाने का कार्य मैं करूँ। इसलिए यहाँ पे जितनी भी कमियाँ हैं, हाँ, उसको पूरा करने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी अच्छी सी, जैसे हमारे गरीब जनता है जो रोज़ खाने पीने वाले लोग हैं, उनको एक व्यवस्थित दुकान हो, जैसे फल मंडी हो, सब्जी मंडी हो और विद्यालय का हो, रोड का हो और जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती है। जैसे अभी हमारे वहाँ फूलपुर में भी खुला है, तरौलिया में खुला है, फैसिलिटी है, लेकिन अभी वो प्रॉपर व्यवस्था के साथ नहीं चल पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ही सुदृढ़ हो। बहुत सारी जो चीज़ें हमारे यहाँ की हैं, मैं उन सब कमियों को दूर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा हर चीज़ यहाँ एक व्यवस्थित की तरह, एक अच्छे तरीके से हर चीज़। और यहाँ पे मैंने भी जब अपने कार्यकाल में बहुत प्रयास किया था उस समय किसान विज्ञान केंद्र के लिए यहाँ पे लाने का, वो भी एक रह गया था। हाँ, तो अभी बोला जा रहा था कि अतरौलिया में शायद शुरू होगा या नहीं होगा, ऐसे करके कुछ हौच पौच सा चल रहा था। तो मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें जो हम अपने यहाँ के लिए ला सकते हैं, जैसे कि फूलपुर के तरफ कुछ एक पवई साइड में एक जगह है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हो सकती है, उसके लिए प्रयास करूँगी कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहीं रह के अपने परिवार के साथ में रह के कार्य करें। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को पूरा, एक जितनी मैं बातें बोल रही हूँ उसको धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश करूँगी। 2014 में मोदी लहर आई, मोदी लहर में देश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल किया, 14 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसी लहर में आप भी सांसद बनी। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, 19 में फिर चुनाव हुए, आपको फिर टिकट मिला। क्या कमी रह गई थी कि 19 में जनता ने नकार दिया, नीलम सोनकर को दोबारा देश की सर्वोच्च संसद में नहीं पहुंचाया, और जबकि पार्टी ने फिर 5 साल बाद भरोसा जताया है, तो उन कमियों को जो रह गई जिसकी वजह से 19 में चुनाव हारी थी, उनको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए क्या लक्ष्य बनाया? चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि जब मैं 2009 में आई थी और मैं जब आई थी तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी। और आप जानते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िला, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कमज़ोर माना जाता है, लेकिन मैं बहुत भरोसे के साथ में आई थी। हाँ, और मैं मानती थी कि जब मैं अपनी बात सबके सामने रखूँगी तो ज़रूर हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो 2009 जब मैं लड़ी थी
हालांकि उस समय हमारी पार्टी की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, जी। लेकिन जनता ने बहुत विश्वास दिलाया था और करीब 2.25 लाख वोट मैं यहाँ पाई थी। उसके बाद से मैं लगातार क्षेत्र में काम करती रही। तो 14 में हम 3.25 लाख वोटों से जीते थे और यहाँ पे, और चूंकि गठबंधन था तो यहाँ की स्थिति कठिन थी। 19 में, हाँ 19 में कमजोर स्थिति थी, लेकिन जनता का विश्वास या भरोसा या कहीं भी कोई कमी नहीं थी। उस समय भी हम 3,60,000 वोट पाए थे लमसम। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी जनता का विश्वास या आशीर्वाद में कोई कमी नहीं थी। चूँकि ये क्षेत्र ऐसा है और यहाँ की स्थिति हमसे बेहतर आप जानते हैं कि यहाँ पे जो विपक्ष है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक मजबूत बनता है। तो उसमें हमको खड़ा होकर काम करना था और काम मैंने किया और लगातार तो मैं। आपके बार गठबंधन नहीं है तो चीज़ें आसान हैं? नहीं, देखिए ये तो निश्चित है कि बीजेपी मजबूत हो गई है। 2009 का जो समय था, 2024 के समय में परिवर्तन तो बहुत हो चुका है। देखिए, अगर हम 19 से लेके अब तक की बात करते हैं तो आप भी देखते हैं कि जिस तरह हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, कार्यों को बताते, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते, निश्चित ही आज जनता में भी बहुत परिवर्तन है। जो एक पहले लोग बनाते थे कि भाई मैं इस समाज से हूँ तो मैं इन्हीं को वोट करूंगा, ये करूंगा, काफ़ी हद तक उसको तोड़ा भी गया है यहाँ पे। क्योंकि लोगों को कुछ दिन तक तो आप बहला सकते हैं कि भाई मैं ये हूँ, लेकिन जब जनता खुद परखने लगती है कि वास्तव में काम कौन कर रहा है, किसको चिंता मेरी है, तो उनकी तरफ झुकाव होता है। तो मैं उसी विश्वास और कार्य के विश्वास के ऊपर ही मैं बोल रही हूँ कि अगला चुनाव जरूर जीत होगी। 10 तारीख को कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय का वो लोकार्पण कर सकते हैं और साथ ही साथ एयरपोर्ट की बात चल रही है कि उसको भी शुरू किया जाएगा। तो ये ठीक चुनाव से पहले 2 बड़े प्रोजेक्ट आजमगढ़ में जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए किसी बूस्टर का काम करेगा? नहीं, बूस्टर की बात नहीं है भैया। देखिए ऐसा है, हम लोग हमेशा एनर्जी में ही रहते हैं और उसी जोश। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा एनर्जेटिक हैं। हाँ, हमेशा काम करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इन दोनों जगहों का उद्घाटन करेंगे और एक मैसेज भी होता है जनता के बीच में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे चुनाव से कोई लेना लादना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश में उनको चलना है, सभी जगह कार्य करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को देख करके तो हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर ये इतना वर्क करते हैं, इतना समय देते हैं, तो हमें कितना देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा 10 तारीख को, तो लालगंज के लिए कुछ है आपके मन में जो प्रधानमंत्री जी से कह सकती हैं उस चीज़ को करने के लिए? है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने प्लान किया हुआ है और उसको राइटिंग में भी दूंगी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हमारे लालगंज के लिए मैं पहले भी करती रही और आगे भी करती रहूँगी। एक जनता का सवाल है, मैंने तो आपसे बहुत सारे आपके पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में पूछा, लेकिन जनता का एक सवाल है। कुछ लोग जिनसे मैं मिला था उन्होंने कहा कि अगर नीलम जी मिलेंगे कभी आपसे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि 2014 में लोहरा को आपने गोद लिया था, एक गांव था लोहरा तरौलिया का, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ चुनावी वादे रह गए और गोद लेकर के वो कभी उस तरफ पलटी नहीं। तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा ताकि हम भी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग आपसे मिल नहीं पाते, तो ये उनका सवाल है, जवाब अपनी जनता को दे दीजिए। देखिए, आप उनको बताइएगा कि जो ये सवाल करें एक बार लोहरा ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे जितनी पात्रता की सूची में जितने लोग आते थे, चाहे आवास हो, शौचालय हो, रोड का हो, उनको सभी को किया गया था। उसमें सिर्फ एक कार्य नहीं हो पाया था और वो कार्य था हमारा जो ये पानी की व्यवस्था का टंकी लगाने का था। उसको मैं पहली, जो कि अब गांव-गांव चल रहा है, उसमें पहली बार मैं लाई थी। और जो लाई थी, जो कंपनी आई थी, उसने काम किया, आधा काम करके छोड़ के चले गए थे। वही एक काम रह गया था। मैं उसको डीएम साहब को, उसको ब्लैक लिस्ट हुए थे, उसमें कुछ इस तरह के टेक्निकल चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से वो काम रुक गया था। लेकिन लोहरा में जो ये कह रहे हैं वो स्वयं प्लीज़ वो जाके एक बार देख लें कि वहाँ कार्य हुआ है कि या नहीं हुआ। चाहे वो पेंशन देने का था, चाहे शौचालय का था, चाहे आवास का था, जितने लोग थे, आयुष्मान कार्ड का था। मैं अनेकों बार वहाँ पे जाके हमेशा छोटी छोटी वहाँ पे कार्यक्रम लगा करके लोगों को जानकारी देती थी कि ये चीज़ ऐसा, मेरा लगातार उसमें रहा है। तो मेरा भी आपके माध्यम से निवेदन है उन लोगों के एक बार लोहरा में ज़रूर जाएँ और पता करें कि ये बात जितनी मैं कही वो सच है कि नहीं है।
आखिरी सवाल, लालगंज की जनता पे कितना भरोसा है कि इस बार देश की सबसे बड़ी संसद में एक बार फिर आपको जिता करके भेजेगी? मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं इसको अपने परिवार की तरह मानती हूँ और मुझे यकीन है कि हमें अपने सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं जीत करके संसद में जाऊँगी। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया भारतीय जनता पार्टी की लालगंज की जो मौजूदा प्रत्याशी हैं नीलम सोनकर जी से। चौथी बार पार्टी ने भरोसा जताते हुए इन्हें टिकट दिया है और 2014 में एक बार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं और 19 में इनको गठबंधन की वजह से इन्होंने बताया कि हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और इन्हें पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने पूर्व में कार्य किया था, चाहे वो सांसद रहते हुए किया हो या ना सांसद रहते हुए भी, जो क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी था, जो संभव था, जितना यथासंभव प्रयास इन्हें करना था इन्होंने किया है और इन्हें भरोसा है कि इनके किए गए कामों पर जनता एक बार फिर से भरोसा और विश्वास जताते हुए देश की सर्वोच्च संसद में इनको भेजेगी। आगे भी इनसे हम बातचीत करते रहेंगे और जनता के हिस्से का सवाल भी पूछेंगे और इनके पिटारे में जनता के लिए क्या है वो भी बताएंगे, ताकि जनता समझ सके कि उनके नेता की झोली में उनके लिए चुनावी मौसम में सौगात क्या है और अगर हमने इन्हें जिताया तो हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा क्या होगा। तो आगे भी इनसे चर्चा परिचर्चा होती रहेगी, बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज़। बहरहाल आपसे आपका कीमती समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।